मौलाना साहब उस तोते की बातों में इस कदर खो गए कि उनके सामने खड़ा शख्स जो था वह भूल चुका था। एकदम उनकी नज़र सामने खड़े शख्स पर उठी तो फरमाने लगे, बताओ किस लिए आए हो? तुम्हारा ये तोता बहुत खूबसूरत है। अगर मैं तुमसे ये तोता खरीदना चाहूँ तो मुझसे कितनी कीमत लोगे? वह शख्स शायद उनके पास अपना मसला लेकर उनकी खिदमत में आया था। जब उसने तोते की खरीदारी की बात सुनी तो अगले ही पल गहरी सांस खारिज करके सर झुकाकर कहने लगा, अल्लाह के वली, ऐसे कई तोते आप पर कुर्बान। ये मेरा पाला हुआ तोता है। इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, अपने साई की तरह रखता हूँ। मैं हर बात इसे बताता हूँ, लेकिन जिस मसले को लेकर आपके पास आया हूँ, बस यही दुआ है कि मसला आप तक पहुँचा सकूँ। जो मंजर मैंने देखा उसको देखकर ये बात मेरी गैरत पर आती थी। मैं अपना दिल भरता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मौलाना साहब और वहाँ पर मौजूद खड़े सभी लोग उस शख्स को देखने लगे थे। लोग बेइंतहा गुस्से में थे और अंदर से टूटे हुए महसूस हो रहा था। मौलाना साहब उससे कहने लगे कि क्या बात है, तुम अपनी मुसीबत हमसे बयां करो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वह शख्स कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर आता जाता रहता हूँ, लेकिन इस मर्तबा वापसी में इतनी देर हो गई कि 4 साल गुजर गए। मैं एक आम सी शक्ल सूरत का मालिक था, जबकि मेरी माँ ने मेरी शादी जिससे करवाई वह बेहद हसीन लड़की थी। वह एक हाफिज़े कुरान लड़की थी। एक पल तो मुझे हैरत हुई कि जब मैं पहली बार अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को दुल्हन बनी देखा तो उसे देखकर घबरा सा गया। बजाय अपनी दुल्हन के कमरे में जाने के मैं बाहर निकल आया और अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मी, आपने मेरी शादी इतनी हसीन लड़की से क्यों करवा दी? मेरी इस बात पर मेरी अम्मी घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ है? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत में इतनी हसीन लड़की लिखी गई है। लेकिन जब मैंने एक नज़र अपने आप को आईने में देखा तो फिर कहने लगा कि मैं तो आम सी शक्ल सूरत का मालिक हूँ, मगर ये लड़की मुझे कोई आसमान से उतरी हुई हूर लगती है। फिर इसके घर वालों ने मेरे साथ इसकी शादी क्यों कर दी? अम्मी कहने लगी, अगर तुम्हें इतनी हसीन लड़की मिल गई है तो उसकी कदर करो। तुम खरा सोना हो, सोना, अच्छा कमाते हो, घर संभालते हो, यही वजह है कि लड़की वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। सब कुछ ज़ाहिरी शक्ल सूरत नहीं होती, बल्कि असल खूबसूरती तो बात होती है इंसान की, जो बहुत ही मुतासिर करती है। मेरी माँ की बात सुनकर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरे दिल में डर सा पैदा कर रही थीं। ये बात अलग थी कि मैंने उसके बारे में अपनी वालिदा से कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लड़की पहले से किसी के साथ ताल्लुक़ रख चुकी हो या फिर किसी को पसंद करती हो, जो उसके घर वालों ने जबरन उसकी शादी मुझसे करवा दी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी तो मेरा दिल गमज़दा सा हो गया। अपनी बीवी का सारा हुस्न, सारी खूबसूरती मुझे फीकी सी लगने लगी। जैसे चाँद पर धब्बा नज़र आ जाए तो चाँद चाँद नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जब अपनी बीवी के पास जाकर बैठा, वह बिल्कुल नरम मुलायम रुई की तरह थी, लेकिन मैंने उसके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आया और कहने लगा, उसके हाथों में एक अंगूठी पहनाई और कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें खुश होकर ज़िंदगी मैसर हो तो अच्छे से रहना, मेरी माँ की खिदमत करना और जो कुछ भी मैं कहूँ वही मानना। मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई गलत बात ना सुनूं, वरना मैं गुस्से का बहुत ही ज़्यादा सख्त हूँ। मेरी इस बात पर वह अपना सर झुका चुकी थी। मैं जो कहता रहा वह मानती रही। उस रात मैंने अपनी बीवी पर जरा सा रहम नहीं किया था। मुझे गुस्सा था कि अगर वह पहले से ही किसी के साथ ताल्लुक़ कायम कर चुकी है, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरे भ्रम थे। वह बिल्कुल पाक दामन थी, क्योंकि मुझे मेरी बीवी की बातों से, उसकी चाल चलन से वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगती थी। फिर जाकर मेरे दिल को करार आने लगा। धीरे धीरे अपना रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक होने लगा तो मेरा ये तोता मेरी दुकान पर ही पिंजरे में बंद रहता था। सारा दिन ग्राहक वहाँ पर आकर इससे बातचीत करते और खुश हुआ करते थे। इस तोते को कभी भी मैं घर में नहीं लाया था। वह मेरा एक पक्का दोस्त बन चुका था। अब कारोबार के सिलसिले में मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे वहाँ पर बुलाया था। हफ्तों का सफ़र था और सफ़र बहुत कठिन भी था। मैं अपनी बीवी को साथ नहीं लेकर जा सकता था। इसी दौरान मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन अफसोस मैं अपनी अम्मी को मिट्टी भी ना दे सका, क्योंकि मैं दूर सफ़र में था। अगर मैं वापस जाता भी तो मुझे 4 दिन का वक्त लगना था, इसलिए मैं घर ना गया और अपना सफ़र जारी रखा। मेरी बीवी हर वक्त सजी संवरी रहती थी। जब से मेरी बीवी इस घर में आई थी, आस पड़ोस के लोग दीवारों से झाँक कर हमारे घरों में देखने लगे थे। शायद मेरी बीवी का
ایک نظر دیدار کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں نے اسی بات کو لے کر نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا تھا، لیکن میری بیوی پردے دار عورت تھی، حافظ قرآن تھی۔ وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ میں نے اس کو کبھی صحن میں بھی گھومنے نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے اس پر اعتبار تھا۔ جب میں کاروبار کے سلسلے میں جانے لگا تو اپنے طوطے کو اپنے گھر چھوڑ گیا اور طوطے کو یہ کہہ کر گیا کہ میرے پیچھے سے گھر کا دھیان رکھنا، میری بیوی پر نظر رکھنا، اور کوئی بھی دیوار پر آئے تو گھر میں اسے اندر آنے کی کوشش نہ کرنے دینا، یا کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کرے تو شور مچا دینا تاکہ جلد سے لوگ کوئی نہ کوئی عمل کر سکیں۔ میرا طوطا بہت وفادار تھا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے دوست، تم جیسا کرو گے ویسا ہی ہوگا، میں آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ میں اپنی نیک بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا اور وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا، یہاں تک کہ 4 سال مکمل ہو گئے، اور پھر جب میں گھر واپس لوٹا تو جو منظر میں نے دیکھا، اتنا کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ تو ابھی سے لال ہو گیا تھا، نہ جانے اس نے ایسا کون سا منظر دیکھا تھا جو اس نے دیکھا ہوگا تو اس پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ اس قدر بکھرا ہوا دکھائی دینے لگا تھا کہ جو اس نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تب اس کا کیا حال ہوگا۔ مولانا صاحب نے جب اسے خاموش دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگے، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ لیکن اس شخص نے گہری سانس خارج کر کے کہا، اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی اس وقت کمرے میں بالکل بے جان موجود تھی، بستر پر لیٹی سسکیاں اور آہیں بھر رہی تھی، اپنے وجود پر لپیٹا ہوا کپڑا اس نے اتار رکھا تھا، لیکن جیسے ہی دروازے کی آواز آئی تو فوراً اپنا وجود لپیٹنے لگی۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میرے لیے حیران ہونے منظر تھا۔ میری بیوی اس وقت اس حالت میں موجود تھی کہ کوئی بھی شخص اگر دیکھتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ مجھے میری بیوی کے کمرے سے کسی اور کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، کچھ تو وقت بھی ایسا تھا باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سن کر میں گھبرا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور پھر جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میری بیوی گھبراتے ہوئے اپنا وجود لپیٹ رہی تھی۔ اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ کوئی اور بھی مرد دیکھ لیتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرا طوطا جس سے میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، میری بیوی نے اسے پنجرے میں بند کر رکھا تھا اور اس کے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور وہ پھرپھرا رہا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ بے شک وہ میری بیوی تھی، لیکن میرا طوطا مجھے اپنی بیوی سے زیادہ عزیز تھا۔ میں نے سب سے پہلے پنجرا کھولا، اپنے طوطے کے منہ سے کپڑا ہٹایا، مجھے دیکھ کر وہ چلانے لگا۔ پھر مجھے وہ جو بولنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا طوطا جسے میں اپنا سچا دوست سمجھتا تھا وہ ایسا بھی بول سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ احمد، تمہاری بیوی اپنے عاشق کے ساتھ راتیں گزارتی ہے، یہ راتوں کو چراغ بجھا کر اپنے عاشق کے ساتھ گناہ کرتی ہے۔ تمہاری بیوی جانیہ ہے، بدک ہے، بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا، جبکہ میری بیوی اچانک مجھے واپس آتا دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے گھبرا چکی تھی اور پھر کہنے لگی کہ آپ ایسے آ جائیں گے مجھے یقین نہ تھا۔ آپ مجھے خط کے ذریعے پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے آنے پر کچھ تیاری کر لیتی۔ وہ جلدی سے اٹھی لیکن لڑکھڑا کر چل رہی تھی، اس کا وجود بھیگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتی میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کون تھا اس کمرے میں؟ میں پاگلوں کی طرح پورے کمرے کو ٹٹولنے لگا، سامان اٹھا کر پھینکنے لگا۔ میں اس شخص کو ڈھونڈنا چاہ رہا تھا جو اس کمرے میں موجود تھا۔ مجھے تو اپنی بیوی پر پہلے سے ہی شک تھا۔ میرے جانے کے بعد اس نے میرا انتظار بھی نہ کیا اور اپنے عاشق کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کرتی رہی۔ اتنا کہہ کر وہ شخص اپنا سر جھکا چکا تھا۔ مولانا صاحب اس کی باتیں سن کر حیران تھے۔ مولانا کے ہاتھ پر بیٹھا طوطا کبھی مولانا کو دیکھتا، کبھی سامنے کھڑے اپنے مالک احمد کو دیکھتا۔ مولانا نے طوطے کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا مالک کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے اس کمرے میں کیا دیکھا؟ کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ تبھی وہ پھر پھر بولنے لگا اور کہنے لگا، مولانا صاحب آپ پر میری جان قربان، پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزر جائے، میں آپ کا وفادار ہوں۔ مولانا حیران تھے کہ ایک طوطا بھلا ایسی باتیں کیسے کر سکتا تھا۔ طوطا صرف وہی بولتے ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ طوطا اس قدر شاطر اور بری نیت رکھنے والا تھا کہ خود سے ہی اس کو کچھ بولتا چلا جا رہا تھا۔ احمد کا یہ کوئی عام طوطا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو شک ہونے لگا کہ ضرور اس پر جنات کا سایہ ہے، اسی لیے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، کیونکہ ایک پرندہ کوئی بھی صاف زبان میں نہیں بول سکتا تھا۔ مولانا کو بھی پرندہ وہی سب کچھ بتانے لگا جو ابھی تک احمد بیٹھ کر بتا رہا تھا۔ مولانا نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگے کہ تمہیں
कोई घर का फिक्र था जब तुम्हें मालूम था कि तुम 4 साल के लंबे अरसे के बाद घर जाओगे। तुम्हारा इरादा दूर रहने का था तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाते। बहरहाल अब हकीकत क्या है सामने लानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि सच क्या है और तुम्हारी बीवी तुम्हारी अमानत से खयानत करती है या फिर सरासर ये एक गलत फहमी है। सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। वह शख्स सर झुकाए खड़ा था। कहने लगा कि मौलाना साहब बराए मेहरबानी करके मेरे घर का मसला हल कर दीजिए। अगर ये मसला आपने हल कर दिया तो मैं ये तोता आपको तोहफे के तौर पर दे दूंगा। मौलाना साहब मुस्कुराए और फिर उस शख्स से कहने लगे कि ये तोता अब मेरे घर में रहेगा, तुम वापस चले जाओ और जाकर अपनी बीवी के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। वह शख्स हैरान था। उस वक्त उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दूं, वह तो बदक औरत है और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के पास जाकर रवैया दुरुस्त करूं। मौलाना साहब उसको गहरी नजरों से देख रहे थे। फरमाने लगे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम उस पर अमल करो। हकीकत बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगी। तुम जाओ अपनी बीवी के साथ अपना रवैया ठीक रखो, अपने इस रवैये से नफरत करो और आज की रात उसके साथ ताल्लुक जोड़ो। बेइंतहा बर्दाश्त लग रहा था, वह बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन मौलाना साहब का हुक्म था इसलिए उसने ये हुक्म मान लिया और कहने लगा कि जो आपका हुक्म मौलाना साहब। मगर इतने में वह तोता उड़कर अपने मालिक के कंधे पर बैठने लगा था कि मौलाना ने फौरन उस तोते को पकड़ लिया और वहां पर एक पिंजरा ला चुके थे और तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। वह पिंजरे में मुसलसल चीख रहा था, शोर मचा रहा था, ये कह रहा था कि मुझे अहमद के साथ जाने दो, मैं अहमद के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अहमद 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 वहां से जा चुका था। वह तोता कुछ बोल रहा था। मौलाना साहब ने सोच लिया कि वह आज रात अहमद के घर जाएंगे और देखेंगे कि उस घर में क्या होता है। तोता जो कुछ बता रहा था वह आधा सच मुकम्मल सच था। अब वह बहुत जल्द खुलकर सामने आने वाला था। मौलाना साहब भेष बदलकर उसके घर की तरफ जाने लगे। उस घर के बारे में अहमद ने निशानदेही की थी। वह एक एक लफ्ज मौलाना साहब के जहन में नक्श हो चुका था। जब वह तोता बिल्कुल बोलना बंद नहीं कर रहा था, ज्यादा शोर मचाता रहा, मौलाना ने उस तोते को अपने घर ले गए और जाकर बीवी को दिया और कहने लगे कि इसको मेरे कमरे में रख दो। मौलाना सोच रहे थे कि ये तोता बेहद शातिर लगता है और ध्यान रखना कि इस पिंजरे से निकल ना सके और ना ही देख सके कि मेरे घर से अहमद के घर तक का रास्ता कौन सा है, क्योंकि मुझे इस पर शक है ये कहीं उड़कर वापस ना चला जाए। मौलाना की बीवी ने वैसा ही किया था। मौलाना उसके घर चले गए, दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और जायजा लिया। ये घर वाकई ही अपने जमाने का एक आलीशान घर था। साफ जाहिर था कि ताजी अहमद अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस घर में लगा दिया था। मौलाना साहब आसपास देखने लगे, फिर उन्होंने दीवार फलांकर घर के अंदर जाना ही मुनासिब समझा। वह जो कुछ करने वाले थे वह जानते थे कि मियाँ बीवी की बातें सुनना या किसी के घर में इस तरह आना बिल्कुल गलत बात है और ये गुनाह के जिम्मे में आता है। मगर उनके लिए एक ताज्जुब की बात सुनकर उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फैसला सुनाना सही नहीं था। उन्हें उस ताजिर की बीवी की हकीकत जाननी थी। दीवार फांदकर अंदर चले गए। घर में बिल्कुल खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मौजूद ना हो, लेकिन फिर अचानक सरगोशी की आवाज आनी शुरू हो गई। ये अहमद था, शायद अपनी बीवी से बातें कर रहा था। वह उन दोनों मियाँ बीवी की बातें कान लगाकर सुनते रहे, क्योंकि दरवाजे में खिड़की मौजूद थी और खिड़की के अंदर एक दरार बनी हुई थी जिससे आसानी से अंदर देखा जा सकता था और आवाज भी सुनाई दी जा सकती थी। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी की